हाँ दोस्तों, नमस्कार। सार्थक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्वान साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज जो ग्रामर का हमारा तीसरा टेस्ट पेपर है, ये आपके जो रस छंद अलंकार के हैं प्रश्न हैं, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो 30 बनाई गई है, और ये 30 प्रश्न जो होंगे ये आपकी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। वो चाहे लेखपाल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, या टीजीटी या पीजीटी का हो, किसी भी सुपर टेट का हो, तो सभी परीक्षाओं में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि या माता राजभान सलगा यह सूत्र संबंधित है। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि या माता राजभान सलगा यह सूत्र संबंधित है। विकल्प ए व्याकरण शास्त्र है, विकल्प बी अलंकार शास्त्र है, विकल्प सी छंद शास्त्र है, और विकल्प डी कह रहा भाषा विज्ञान से। तो आप इसका उचित उत्तर बताइएगा। चारों विकल्पों में से उचित उत्तर इसका क्या होगा साथियों कि या माता राजभान सलगा सूत्र संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विकल्प नंबर सी छंद शास्त्र से संबंधित है। यदि आपसे एक सवाल और पूछे कि या माता राजभान सलगा में कितने गण होते हैं, या पूछ ले कि छंद शास्त्र में कितने गण होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए गणों की संख्या 8 बताई गई है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि गणों की संख्या कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है साथियों। इन्हीं 8 गणों से मिल करके छंद शास्त्र का निर्माण होता है। इसका एक सूत्र बनाए हैं भरतमुनि जी ने, जिसका नाम है या माता राजभान सलगा। ठीक है साथियों, इसी क्रम में देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुभाव का मुख्य भेद है। अनुभाव का मुख्य भेद है कायिक है, वाचिक है, विकल्प बी कह रहा है कायिक है, सात्विक है, और विकल्प सी कह रहा है वाचिक है, सात्विक है, और विकल्प डी कह रहा है कायिक है, आहार्य है। तो अनुभाव के मुख्य भेद आपको बताना है कि इनके कितने भेद होते हैं साथियों। तो आप जानते हैं कि अनुभाव के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आप दो जानते होंगे, एक का नाम कायिक है और दूसरे का नाम सात्विक है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा कि देखन मिस मृग विहंग तरु और फिर ही बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों, तो इसमें अलंकार को आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार होगा, संयोग श्रृंगार, कौन सा रस होगा साथियों, संयोग श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार होगा, कि संयोग वात्सल्य होगा, कि वियोग वात्सल्य होगा। तो देखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें कौन सा रस है, तो आप जो पंक्तियां पढ़े हैं, पंक्तियां देख रहे हैं, इसको आपको पता हो गया कि इसमें कौन सा रस हो सकता है। तो आपके सामने उत्तर कौन सा होगा 3 नंबर प्रश्न का, तो क्या होगा साथियों, संयोग श्रृंगार। विकल्प इज़ द ए राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प इज़ द ए राइट होगा, संयोग श्रृंगार। देखिएगा, इसकी व्याख्या देखिएगा, सुनिएगा कि देखन मिस मृग विहंग तरु और फिर बहोरी बहोरी, और निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी। अब देखिए, कहने का मतलब है कि देखन मिस मृग, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में रहते हैं, तो माता सीता को जब एक सुंदर मृग दिखाई पड़ता साथियों, तो माता सीता उस मृग को देख करके अचंभित हो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं, और उसके मोह में अपने पति से कहती हैं कि वह जो मृग दिखाई पड़ रहा है उस मृग को मुझे चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार है। उसके प्रति जो ममता या मोह हो जाता है, वही हमारा संयोग श्रृंगार होता है साथियों। चलिए साथियों, इसी क्रम में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है क्या, देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है 4 नंबर। यह आपकी कक्षा 8 या 7 में है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो एक बार इसको गौर से सुनिएगा कि मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैं अलंकार है। देखिए, केवल आपसे एक ही पंक्ति पूछी जाती है
या कभी पूरी पंक्ति दे दी जाती है, तो आपको जो पंक्ति पूछी है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहो में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। 4 विकल्प आपके सामने होंगे और चारों विकल्प में से आपका राइट आंसर क्या होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहो। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, तो आप जानते हैं क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए रूपक अलंकार। अब देखिएगा यहाँ एक रूप को अभेद करके उसके ऊपर रूपित किया जा रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो अपनी माँ से जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो उसमें देखिए जो चंद्र रूपी खिलौना मुख का रूप प्रतीक दिखाई दे रहा है वह रूपक का रूप दिखाई पड़ रहा साथियों, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प ए। इसी क्रम में साथियों चलते हैं, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही हैं डॉट डॉट, आपको बीच में भरना है। रस है, विकल्प ए कह रहा है रस है, विकल्प बी कह रहा है छंद है, और विकल्प सी कह रहा है अलंकार है, और विकल्प डी कह रहा है काव्य गुण है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही डॉट डॉट हैं। इस प्रकार के प्रश्न वनडे की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, आपकी सुपरटेट में कई बार पूछा गया साथियों। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप बताएं। 4 विकल्प में से आपका राइट आंसर क्या हो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कौन से हो सकते हैं, अलंकार हो सकता है कि छंद हो सकता है कि रस हो सकता है, काव्य गुण हो सकता है। तो आपका राइट आंसर साथियों इसमें क्या होगा, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, आपको यह परिभाषा पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, 5 का होगा विकल्प नंबर सी। चलिए साथियों इसी क्रम में हम चलते हैं, हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है, सोरठा है, दोहा है, रोला है, भैरवे है। तो आपको बताना है जो सममात्रिक जिसकी मात्राएं समान होती हैं उसी को हम सममात्रिक छंद कहते हैं। वैसे छंद के कितने भेद होते हैं साथियों ये भी आप जानते होंगे, छंद के भेद बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए हैं। तो 3 भेद होते हैं, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें जो सममात्रिक छंद है उसी को आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा सममात्रिक छंद है। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो आप जानते हैं जो रोला है साथियों, रोला क्या है, रोला है सममात्रिक छंद है। क्या है, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। क्या है, विकल्प नंबर सी, रोला सममात्रिक छंद है। इसी क्रम में साथियों चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य भृतमुनि ने किसे अनुभाव नहीं माना है, आचार्य भृतमुनि ने किसे अनुभाव नहीं माना है, कायिक को, आहारी को, वाचिक को, सात्विक को। ये 4 विकल्प आपके सामने होंगे, तो आपको इसमें पहचानना कौन सा अनुभाव भरतमुनि जी ने स्वीकार नहीं किया है अपने नाट्यशास्त्र में, उसी के आधार पर यह बताने के काम भरतमुनि जी ने किया है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों। तो जानते हैं आप, तो आचार्य भरतमुनि ने जो अनुभाव माने हैं, कायिक माना है, वाचिक माना है, सात्विक, 3 ही प्रकार के उन्होंने क्या अनुभव माने हैं, मुख्यतः वैसे 2 प्रकार के बताए उन्होंने। तो इसमें क्या हो सकता है साथियों, इसका राइट आंसर होगा विकल्प इज द बी, आहार्य नहीं माना है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आहार्य उन्होंने नहीं माना है। इसी क्रम में साथियों चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 8 नंबर, निम्न में से किस रस को रसों का गुलाम कहा जाता है। यह आपका बहुत ही नया प्रश्न है और यह परीक्षा में पूछा जाने योग्य प्रश्न है कि निम्न में से किस रस को रसों का गुलाम कहा जा सकता है। शांत रस को विकल्प ए कह रहा है शांत रस को, विकल्प बी कह रहा है श्रृंगार रस को, विकल्प सी कह रहा है साथियों करुण रस को, और विकल्प डी कह रहा है रौद्र रस को। तो आप बताने का कष्ट करें साथियों कि 8 नंबर सवाल का क्या होगा, और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, यह आपको कुछ नया दिखाई पड़ रहा होगा, तो उसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जब भी इसको देखिएगा तो आप नोट करिएगा साथियों कि किस रस को रसों का गुलाम कहा गया है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, शांत रस। क्या बोला गया है, शांत रस है। किस रस को रसों का गुलाम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों शांत, विकल्प इज द ए राइट। इसी क्रम में साथियों चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि सरस सुंदर सावन मास था,
और घन रहे नभ में घिर घूमते में कौन सा अलंकार है। कि सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते में कौन सा अलंकार है साथियों। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, विभावना अलंकार है। तो यह पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो पूछा गया है अभी अभी आपको दरोगा 2021 के प्रश्न में पूछा गया सवाल था दो साथियों, कि सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते हैं कौन सा अलंकार है। तो यह आपके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो 9 का राइट आंसर क्या हो सकता है। 9 का राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों, आप बताएं। देखिएगा, कहने का मतलब क्या बता रहा है कि सरस सुंदर सावन मास था और घन रहे नभ में घिर घूमते, मतलब एक तरफ सुंदर सावन के दिन का वर्णन किया जा रहा और दूसरी तरफ आरोप लगाया जा रहा किसके, घन के रहे नभ में घिरे घूमते। जिस प्रकार से काली घटा जब घेर लेती है, उस सुंदर सावन वन की उपमा उसके आरोप को रूपित करके किसके ऊपर लगाया जाता है, काली घटा के ऊपर लगाया जा रहा साथियों। इसलिए इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, आंसर नंबर बी क्या होगा, विकल्प नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा साथियों। क्योंकि यहाँ रूपक अलंकार है, वो वहाँ तुलना किससे की गई और आरोपित किससे किया जा रहा है। एक तरफ सुंदर सावन मास से किया जा रहा और दूसरी तरफ घन घोर काली घटा का रूप आरोप कर किया जा रहा है। इसलिए साथियों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। इसी क्रम में साथियों चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि बात जिस अर्थ में कही जाए, ध्यान से सुनिएगा साथियों, बात जिस अर्थ में कही जाए श्रोता उसे उसी अर्थ में ग्रहण ना कर दूसरे अर्थ में ग्रहण करें, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। यह प्रश्न पूछा गया है बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न साथियों, कि बात जिस अर्थ में कही जाए श्रोता उसे उसी अर्थ में ग्रहण ना कर, मतलब जिस बात में कोई श्रोता कहे उसको उसी अर्थ में न समझ करके दूसरे अर्थ में ग्रहण कर लिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होगा, विकल्प ए कह रहा है। विकल्प बी कह रहा है उपमा अलंकार होगा, और विकल्प सी कह रहा है वक्रोक्ति अलंकार होगा, और विकल्प डी कह रहा है अपहुनत्य अलंकार होगा। अब चारों में से आप बताएंगे कि इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसमें राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। तो आप जानते हैं, जब कोई श्रोता उसी बात को उसी अर्थ को ग्रहण न करके, जब कोई श्रोता किसी बात को कहता है उसके अर्थ को उसी अर्थ में न ग्रहण करके दूसरा अर्थ निकाल लिया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा साथियों, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, वक्र प्लस युक्ति। इसका अर्थ भी हो, देखिए विच्छेद कर लीजिए, वक्र प्लस युक्ति होती है। वक्र माने होता है कठोर, युक्ति माने कथन, अर्थात जब किसी कथन को जिसी रूप में ना सुन करके उसे दूसरे अर्थ में प्रकट कर दिया जाए साथियों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है साथियों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। इसी क्रम में साथियों चलते हैं, हमारा 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बैरवे छंद है। बैरवे छंद है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी टेट 2018 के प्रश्न पूछा गया है कि बैरवे छंद है सममात्रिक छंद है। विकल्प ए कह रहा है सममात्रिक छंद है, विकल्प बी कह रहा है विषम मात्रिक छंद है, और विकल्प सी कह रहा है मुक्तक छंद है, और विकल्प डी कह रहा है साथियों अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आप इसका राइट आंसर बताएं कि क्या होगा, बैरवे छंद क्या है, कितनी मात्राओं का होता है और किस प्रकार में इसमें मात्राएं प्रयोग की जाती हैं। सममात्रिक में होता है कि विषम मात्रिक में होता है कि मुक्तक में होता है या अर्ध सममात्रिक में होता है। तो आप इसका राइट आंसर बताएं साथियों क्या होगा। देखिए, विषम मात्रिक नहीं होगा, ना तो ये अर्धमात्रिक होगा, ना तो ये सममात्रिक होगा, और ना तो ये मुक्तक मात्रिक होगा। इसलिए कौन सा होगा, अर्ध सममात्रिक छंद होता है बैरवे। बैरवे कैसी छंद है साथियों, अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि यह दो छंदों के योग से बनता है। इसकी पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति जो बीच वाली होती है दोहराई जाती है, इसीलिए इसको बैरवे छंद के नाम से जाना जाता है साथियों। इसीलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है साथियों, भयानक का, विवश का,
अद्भुत का, वीर का। तो देखिएगा जुगुप्सा भी जिस रस का स्थायी भाव है आप जान भी चुके होंगे, वो आपको पता भी होगा कि इसका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। 12 नंबर कह रहा है विवश का। क्या होता है विवश? जब आप किसी रास्ते से जाते हैं साथियों, या अचानक आपको गंध या घृणा जिस वस्तु को देखकर उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर ही क्या होता है, जुगुप्सा होता है। उसी का अस्थायी भाव क्या बोला गया, विवश। हमको देखकर अचानक उसके ऊपर क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है, उसी रस का स्थायी भाव क्या होता है, विवश होता है साथियों। जिसका राइट आंसर क्या हो सकता है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा साथियों। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि वक्रोक्त समुदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यह प्रश्न रियलिटी 2018 में पूछा गया है, टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है, टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है, यूपीपी 2014 में पूछा जा चुका प्रश्न सर साथियों। तो इसको आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन कहे जाते हैं। विकल्प नंबर 1 है, कह रहा है कुंतक। विकल्प नंबर बी कह रहा है क्षेमेंद्र। और विकल्प नंबर सी कह रहा है वामन। विकल्प नंबर डी कह रहा है दंडी। तो आप बताने का काम करें साथियों। अब आपको एक ट्रिक भी बता दें, देखिएगा वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं। तो आप जानते हैं वक्र धन युक्ति होती है तो वक्रोक्ति बनता है। वक्रोक्ति मतलब हुई होता है, अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है साथियों, टेढ़ा। अर्थात ऐसा कथन जो हमारे समझ से परे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वक्रोक्ति बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, वक्रोक्ति बोलते हैं। तो आप जानते हैं वक्रोक्ति के जो संस्थापक आचार्य कहे गए साथियों, वो कौन से हैं, कुंतक। तो वक्रोक्ति क्या हो गया, क्या कुंतक हो जाएगा। तो वक्र में का में रा आपको छिपा दिखाई पड़ेगा, तो आप जहाँ पर वक्र लिखा होगा और क्रोध वह पूछेगा, तुरंत आप समझ जाइएगा कि यह विचार या संस्थापक किसके हो सकते हैं, आचार्य कुंतक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, विकल्प नंबर ए। क्या होगा, विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 14 नंबर सवाल पूछ रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। वीरों का कैसा हो बसंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति है साथियों। इस पंक्ति में बताया गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि है। विकल्प ए कह रहा है वीर रस की, विकल्प बी कह रहा है श्रृंगार रस की, विकल्प सी कह रहा है अद्भुत रस की, और विकल्प डी कह रहा है विभत्स रस की। तो आप बताने का कष्ट करें साथियों कि वीरों का कैसा हो बसंत है, तो आपको इस पंक्ति से पढ़ने से लग जाता है कि इसमें कौन सा रस हो सकता है साथियों। तो आप जान भी चुके होंगे, इसका होगा विकल्प इज़ द ए, वीर रस। पर क्या है सर साथियों, वीर रस की पंक्ति है, वीर रस की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है भी पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ग्रामर की दृष्टि से, ये अलंकार की दृष्टि से बहुत प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं आपको गिनती गिना सकता हूँ। 2013 टेट में पूछा जा चुका है, वो भी जूनियर में पूछा जा चुका है। इसके बाद साथियों यह छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछा जा चुका, कई बार पूछा जा चुका है, और ये सुपर टेट में भी पूछा जा चुका प्रश्न है साथियों कि जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ए कह रहा है विभावना अलंकार, विकल्प बी कह रहा है भ्रांतिमान अलंकार, विकल्प सी कह रहा है संदेह अलंकार, और विकल्प डी कह रहा है प्रतीप अलंकार साथियों। तो आप उचित आंसर बताने का काम करें साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, 15 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 15 का ए, विभावना अलंकार। इसका उदाहरण भी आपको पता होगा कि बिनु पद सुनय चलय बिनु काना। तो देखिएगा, बिना पैर के लंगड़ा चल सकता है, बहरा बिना कान के सुन सकता है, तो और अंधा बिना आँख के देख सकता है। इसका मतलब क्या है साथियों, यहाँ विभावना अलंकार है। बिना कारण के कार्य हो रहा है, मतलब कुछ हो न बताया जाए तब भी कार्य की उत्पत्ति बता दी जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता साथियों। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि सम सुबिरन सुख माकर और सुखद नथोर, सियंग सखी कोमल कनक कठोर। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा साथियों,
कि सम सुबरन और सुखमाकर सुखद न थोर और सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। अब देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है साथियों। इस पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है कि विशेषोक्ति अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, विभावना अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। 16 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि सम सुमिरन सुख माकर सुखद न थोर सिंह सखी कोमल कनक कठोर। कनक माने आप जानते हैं इसका 4 अर्थ होता है। कनक माने धतूरा होता है, कनक माने सोना होता है। कनक का अर्थ साथियों और बताया गया है कि मथुरा व्रत क्षेत्र में गेहूं के अर्थ में लगाया गया है साथियों। इसके 3 से 4 अर्थ बताए गए हैं। तो यहाँ क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। इसका विकल्प राष्ट्र होगा क्या साथियों, डी, व्यतिरेक अलंकार होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर आपको कहीं न कहीं ये फायदा करेगा साथियों। इसी क्रम में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में विषम मात्रिक छंद है। पूछ रहा विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया, विकल्प ए कह रहा है कुंडलिया, विकल्प बी कह रहा है छप्पर, विकल्प सी कह रहा है साथियों उलाला, और विकल्प डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो आप इसमें पहचानिएगा कि विषम मात्रिक छंद कौन सा है साथियों, किस आधार पर पूछा गया है, इसके बारे में आपको बताना साथियों कि इसमें कौन सा हो सकता है। इसका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, आप उत्तर बताने का काम करें साथियों। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि निम्नलिखित में से विषम मात्रिक छंद कौन सा है। तो आप 17 नंबर के क्या हो सकता है, कुंडलिया और छप्पर दोनों है। इसलिए इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, विकल्प इज द डी। क्या होगा साथियों, विकल्प इज द डी राइट आंसर हो सकता है। इसी क्रम में साथियों चलते हैं आगे। 18 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि रे नृप बालक काल बस बोतल बोलत तुहि न संहार। रे नृप बालक काल बस बोलत तुहि न संहार। इन पंक्ति में अनुभाव है। कौन सा अनुभाव है साथियों, वाचिक है। विकल्प ए कह रहा वाचिक है, विकल्प बी कह रहा सात्विक है, विकल्प सी कह रहा आहार्य है, और विकल्प डी कह रहा कायिक है साथियों। आप बताइएगा इसमें कौन सा है कि रे नृप बालक काल बस अबोलत तुहि न संहार में अनुभाव पूछ रहा है। अब कैसा अनुभाव है, वाचिक है, सात्विक है, आहार है, कायिक है। 18 नंबर का प्रश्न क्या होगा साथियों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, वाचिक है। क्या है, वाचिक कह रहा क्या, रे नृप हे बालक काल बस बोलत तुहि, जो तुम बात कर रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, नहीं संहार। ये अगर समय तुम्हारा नहीं होता वरना तुम संहार नहीं कर पाते। जो तुम्हारे अनुभव है, यह अनुभव मतलब कह रहा है किससे, वाचिक से कह रहा है, किसी से कह रहा है। रे नृप जब आदमी बोल करके व्यक्त करता है उसे क्या बोलते हैं साथियों, वाचिक बोलते हैं, उसे कहते हैं क्या, वाचिक कहते हैं। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन किसका है। बहुत ही फेमस कथन है साथियों, और जिस विद्वान ने इस पंक्ति को कहा है उसको जनक भी कहा गया है। तो आप शायद इतना समझ गए होंगे, इशारा बहुत होता साथियों। तो देखिए, विकल्प ए कह रहा भामा, विकल्प बी कह रहा भरतमुनि, विकल्प सी कह रहा विश्वनाथ, और विकल्प डी कह रहा जगन्नाथ। तो आप हमको उचित आंसर बताने का काम करें साथियों। इसमें क्या हो सकता है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग द्रह रसपत्ति, किसका कथन है। आपको मैं संस्कृत में बता दिया कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग द्रह रस निष्पत्ति, अर्थात रस की निष्पत्ति के संबंध में कथन किस विद्वान का रहा है साथियों। आप हमको बताएं विकल्प में चारों में, तो आप जान चुके होंगे क्योंकि आपको मैं इशारा कर चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी इज द भरतमुनि। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति बताई है। तो इसके जो उत्पत्ति का केंद्र बताया है, यही 3 आधारों पर भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में बताने का काम साथियों किया है। चलिए साथियों इसी क्रम में चलते हैं। हमारा 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अलंकार की चर्चा की है। आपसे अगर कभी सवाल पूछा जाए कि भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के अलंकार बताए हैं, तो साथियों केवल 4 प्रकार के अलंकार की गणना की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार के अलंकार की संख्या बताई गई है। और 4 प्रकार के अलंकारों को कई प्रकार से प्रश्न बना के पूछा जाता, पूछ लेता है कि भरतमुनि के निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार उल्लेख है।
ये पूछेगा। और पूछ लेगा कि भरत मुनि में कितने अलंकारों का नाट्यशास्त्र में प्रयोग किया है, तो केवल 4 साथियों, कितने, 4 प्रयोग किया है। और उसी से पूछा गया कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किस अलंकार की चर्चा की है, उत्प्रेक्षा की, दीपक की, विभावना की, अनुप्रास की। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, विकल्प इज द बी, दीपक की। क्या होगा साथियों, विकल्प इज द बी होगा, 20 का बी दीपक होगा। इसी क्रम में साथियों चलते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। विकल्प ए कह रहा है अमक अलंकार, विकल्प बी कह रहा है रूपक अलंकार, विकल्प सी कह रहा है साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार, और विकल्प डी कह रहा है प्रतीप अलंकार। आप बताने का काम करें साथियों। यह अलंकार, छंद और रस से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक प्रश्न तो फिक्स हैं। तो 3 नंबर प्रश्न के लिए आपको पढ़ना जरूरी पड़ेगा, बिना पढ़े आपका कल्याण नहीं होगा साथियों। तो उसमें कौन सा होगा, अर्थालंकार की श्रेणी में नहीं है। अलंकार 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो यहाँ पूछा गया अर्थालंकार नहीं है। कौन सा अर्थालंकार की श्रेणी में साथियों नहीं है। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, यमक अलंकार क्या है, यह शब्दालंकार के अर्थ में आता है, अर्थ के नहीं। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प ए कह रहा है 13, विकल्प बी कह रहा है 18, विकल्प सी कह रहा है 24, विकल्प डी कह रहा है 26 साथियों। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण की बात कर रहा है। 22 नंबर सवाल का देखिए साथियों क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, राइट आंसर होगा विकल्प इज द सी। क्या होगा साथियों, विकल्प इज द सी। क्या होगा, विकल्प इज द सी। 24 कितने होती हैं, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती साथियों, तो 24 मात्राएं होती हैं। इसी क्रम में साथियों चलते हैं, देखते हैं हमारा सवाल क्या है। 23 नंबर कहते हैं कि क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव के नाम से जाने जाते हैं। कौन से जाने, बहुत नया प्रश्न है साथियों, देखिएगा। क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव के नाम से जाने जाते हैं। अस्थाई भाव को कहा जाता है, विकल्प ए कह रहा है अस्थाई भाव को कहा जाता है, विकल्प बी कह रहा है साथियों अनुभाव को कहा जाता है, विकल्प सी कह रहा है साथियों अनुभाव, और विकल्प डी कह रहा है संचारी भाव। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो आपका राइट आंसर 23 का साथियों क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव के नाम से जाने जाते हैं, जो क्षण मतलब कुछ पल के लिए पानी के बुलबुले की तरह उत्पन्न होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भावों को किस नाम से जानते हैं साहब, बताएं आप। तो आप जानते हैं साहब उसका राइट आंसर डी होगा। क्या, डी, संचारी भाव। ये मन में उत्पन्न हुए पट से पानी के बुलबुले के समाप्त हो गए साथियों, इसीलिए इन्हें संचारी क्षणिक भाव कहा गया। इनका दूसरा अगर नाम पूछा जाए कि संचारी भाव का दूसरा नाम साथियों क्या है, तो आप बताने का काम करेंगे क्या, क्षणिक भाव। क्या बताएंगे साथियों, क्षणिक भाव। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। 24 नंबर प्रश्न है कि अति ऋषि बोले बचन कठोरा, अति ऋषि बोले बचन कठोरा, और कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। पंक्ति में रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, करुण रस है, रौद्र रस। 4 विकल्प आपके सामने है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। और आप यदि रामायण आपको देखे होंगे, रामायण आपने देखा होगा साथियों, तो आपको याद आया होगा कि यह पंक्ति बोल कौन सकता है कि अति ऋषि बोले बचन कठोरा, और कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। आपने रामायण अगर देखा होगा साथियों, तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा रस है। विकल्प ए कह रहा है भयानक रस है, विकल्प बी कह रहा है विभत्स रस है, विकल्प सी कह रहा है करुण रस है, और विकल्प डी कह रहा है रौद्र रस है। साथियों आप बता सकते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या क्या हो सकता है राइट आंसर। तो आपको याद आया गया होगा, जब भगवान शिव की धनुष को भगवान श्री राम क्योंकि तोड़ देते हैं, जब माता सीता से उनका स्वयंवर होता है, और जनक जी उस धनुष के एक लिए क्या रखते हैं, सभा रखते हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ कर दूंगा। और वह परशुराम के द्वारा रक्षित होती है। परशुराम पर्वत पे रहते हैं, जिस पर्वत पर तपस्या करते हैं परशुराम जी, वहाँ से वो क्रोधित होकर के आते हैं कि उन्होंने वो भी कहते हैं, इनका कथन है कि अति ऋषि बोले बचन कठोरा, और कहूँ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, कि यह जनक का धनुष किसने तोड़ा है, किसमें इतनी साहस उत्पन्न हो गई है, कौन सा ऐसा वीर पुरुष है, उसी को उद्धार में कहते हुए परशुराम जी कहते हैं। तो इस प्रकार की पंक्तियों में साथियों कौन सा रस होगा आपको पता हो गया होगा, विकल्प इज द राइट डी।
आपको बाकायदे समझ हो आ गया होगा कि रौद्र आपको कभी भूलेगा नहीं साथियों। इसी क्रम में चलते हैं साथियों। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर प्रश्न देखिएगा कि दृक उर्झत टूटत कुटुम और जरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। रीति माने साथियों क्या होता है? पद्धत होता है कि दृक उर्झत टूटत कुटुम चुरत और चतुर चित प्रीति और परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। उक्त दोहे में अलंकार आपसे पूछा गया साथियों। यदि आपसे दोहा पूछा जाए किसका दोहा है तो आपको पता होगा बिहारी लाल का दोहा है। बिहारी लाल केवल अपनी एक कृति के लिए जाने जाते हैं, बिहारी सत्संग के लिए, और 719 दोहों से वह व्यक्ति केवल एक रचना के लिए अमर हो गया। कई विद्वान साथियों या आलोचकों ने यहाँ तक कहने का काम किया कि सत्संग के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। रीतकाल का वह अकेला व्यक्ति जो एकमात्र रचना से पूरे रीतकाल को अलंकित करने का काम किया था। तो आप इसमें बताएं कौन सा अलंकार होगा? विकल्प ए कह रहा साथियों व्यतिरेक होगा, विकल्प बी कह रहा साथियों संगत होगा, विकल्प सी कह रहा अन्वय होगा और विकल्प डी कह रहा उत्प्रेक्षा होगा साथियों। आप 25 नंबर का उत्तर राइट बताएं, इसमें क्या हो सकता है? तो आपको पता होगा कि दृक उर्झत टूटत कुटुम और जुरत चतुरचित प्रीत और परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं हरित। यदि कहा गया साथियों, भाव समझ लीजिए, कहा गया है यदि किसी दोस्त में अंतःकरण के बीच दरार आ गया और दोबारा जब वह जुड़ता है वह प्रेम व संबंध व मिठास नहीं होता है। जिस प्रकार से साथियों तागा टूट जाने के बाद उसमें जो निखार होता है वह न ख़त्म हो जाता है, जब दोबारा जब उसमें गांठ पड़ जाती है, तो जब गांठ पड़ जाती है तो उस प्रकार की मिठास या उस प्रकार के उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा साथियों? असंगत अलंकार होगा। कौन सा होगा साथियों? असंगत अलंकार होगा। विकल्प इज द बी राइट। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो चाहे टीजीटी में दृष्टि से देखा जाए, चाहे एलटी की दृष्टि से देखा जाए, चाहे पीजीटी की दृष्टि से देखा जाए, चाहे यूपीएसआई की दृष्टि से देखा जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेदते। देखिए कह रहा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेदते। अलंकार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है साथियों? विकल्प ए कह रहा है दंडी, विकल्प बी कह रहा है भामा, विकल्प सी कह रहा है जयदेव, विकल्प डी कह रहा है भूषण। तो साथियों आप बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर इसका 26 का क्या होगा साथियों? तो दंडी। किसका होगा साथियों? दंडी। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेदते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को या तत्व को अलंकार बोला गया है। जिस प्रकार से जिस स्त्री में यदि उसके रूप सौंदर्य अलंकार आदि का वह दोहन न करे या पहनावा न करे तो वह स्पष्ट रूप से क्या होती है? शोभा नहीं बढ़ती है। उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो कहते हैं उसमें अलंकार, वो क्या कहते हैं? अलंकार की परिभाषा विद्वान दंडी ने देने का काम साथियों किसने किया था? दंडी ने देने का काम किया था। बहुत ही फेमस परिभाषा है। इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा क्या कि रोला छंद है। देखिएगा रोला छंद है, अर्ध मात्रिक छंद विकल्प ए कह रहा है, विकल्प बी कह रहा है विषम मात्रिक छंद है साथियों, विकल्प सी कह रहा है सम मात्रिक छंद है और विकल्प डी कह रहा है मिश्रित छंद है। देखिए एक बार और प्रश्न पूछा गया है, इसके पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, वह दूसरे तरीके का प्रश्न था। यहाँ पर दूसरा तरीका आपसे पूछा जा रहा साथियों। तो आप बताएंगे 27 का क्या होगा? तो आपको भी बताया गया था ये किस प्रकार की छंद है साथियों। तो आपको बताया था विषम मात्रिक छंद है। विकल्प इज द बी राइट। इसी क्रम में साथियों चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा साथियों कि वे अनुभव जिन पर विषय एवं आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वे सहज एवं स्वतः स्फुरित होते हैं कहलाते हैं। वे अनुभव जिस पर विषय और आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वे सहज स्वतः स्फुरित होते हैं क्या कहलाते हैं? कायिक कहलाते हैं, सात्विक कहलाते हैं, वाचिक कहलाते हैं, आहार कहलाते हैं। अभी देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी सीमा दूसरी थी, इसकी सीमा दूसरी हो गई साथियों। तो आप बताएं 28 का राइट आंसर क्या हो सकता है? आप बताएं कि वे अनुभव जिन पर
विषय या आश्रय का कोई नियंत्रण हो, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हो उसके ऊपर कोई नियंत्रण न हुआ, स्वतंत्र हो, तो आप बताएं वह किस प्रकार का होगा साथियों? वह सात्विक कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? स्वात्विक कहलाता है। सात्विक कहलाता है तो विकल्प इज द राइट हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा साथियों? सात्विक कहलाएगा। जो स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का दबाव किसी के ऊपर नहीं बर्दाश्त करता है, वह स्वयं जो भी करता है, जो भी सोचता है उसके मन की बात है साथियों। इस प्रकार के जो होते हैं, सहज और अस्फुट होते हैं, वो क्या होते हैं? सात्विक, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं साथियों। इसी क्रम में साथियों चलते हैं 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, में रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न कही। यह पंक्ति आप जानते होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न कही। इसमें रस पूछ लिया साथियों। अगर पंक्ति पूछे किसकी है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जिन्हें महाप्राण के नाम से जाना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभकारों में से एक भूमिका निभाने वाले साहित्यकार रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? इसमें रस पूछ लिया गया है। कौन सा रस है साथियों? विकल्प ए कह रहा है भयानक रस, विकल्प बी कह रहा है रौद्र रस, विकल्प सी कह रहा है अद्भुत रस, विकल्प डी कह रहा है करुण रस। आप बताएं इसमें क्या हो सकता है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न कही, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो इसका होगा करुण रस। क्या होगा? क्योंकि उन्हें अपनी पुत्री के वियोग में वह व्यक्ति लिखता रहा कविताओं को, तो इसलिए क्या होगा? करुण रस होगा साथियों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया ये भी है कि अलम क्रियतेन इति अलंकारः। अलम